Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 15 है जिसका नाम कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज समकालीन राजनीतिक मुद्दे हैं, हिंदी में उसको कहेंगे। इस पेपर के अंतर्गत हम लोग आज यूनिट 1 की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके पीजी के लिए भी और ऐसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर पीजी जब आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इससे संबंधित बहुत सारी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चूँकि हमारे कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड का पेपर एक तरह से है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हैं उसकी चर्चा इस पेपर के अंतर्गत करनी है। और इसका जो कोड है वो आपका CC पॉल साइंस 403 है, जिसका ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी है। और इसमें जो यूनिट हम लोग को चर्चा करनी है उस फर्स्ट यूनिट हम लोग चर्चा करेंगे। और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमें देखना है इन्वायरमेंटल इश्यूज, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड रोल ऑफ द इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम इन द पोस्ट कोपेनहेग जो पीरियड था। जो पोस्ट कोपेनहेग पीरियड के बाद जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए हैं उसको देखना है। साथ ही साथ भारत में पर्यावरण को प्रदूषित होने से या पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए या पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जो काम किए गए हैं, उनकी चर्चा हम लोग को करना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण जो से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे उसमें भारत के द्वारा प्रयास किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया गया है, और इसमें जो एजेंडा 21 है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत जो कोपेनहेग पीरियड तक जो हमें देखना है कि क्या क्या प्रयास हैं, उनकी चर्चा हम लोग संक्षिप्त में हम लोग अपने आज के क्लास में करेंगे। अगर कोई कुछ पोर्शन इसमें बाकी रहेगा तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पर्यावरण समस्या या पर्यावरण मुद्दे हैं वो क्या है। तो आज जो है पर्यावरण जो है का क्षय या ह्रास जो हो रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया की समस्या है। तो ये पूरी समस्या जो है विश्व की समस्या है। आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट से संबंधित जो प्रॉब्लम है, और इसका कारण जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, नगरीकरण, जल प्रदूषण, धुआं, शोरगुल, रासायनिक प्रवाह, विज्ञान और तकनीकी का अप्रत्याशित जो है प्रसार आदि के कारण इसकी वजह से पर्यावरण का जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, वो ह्रास हो रहा है। तो विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण की समस्या जो है वो समस्याएं अब भी निर्धनता और अज्ञान से संबंधित है। मतलब लोग अभी जान ही नहीं पा रहे हैं कि पर्यावरण जो है से संबंधित समस्याएं क्या हैं या क्या हो सकती हैं। तो परंपरागत राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदूषण और पर्यावरण का ह्रास की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त नहीं की गई है। फिर भी यह माना जाता है कि किसी भी राज्य के कार्यकलापों की एक सीमा है, और यह है कि उसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि उस क्षेत्र से बाहर की पर्यावरण को क्षति हो या उससे दूसरे देश की पर्यावरण या पर्यावरण को क्षति, क्योंकि पर्यावरण सभी देश के लिए है। तो हर देश की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने देश के अंदर पर्यावरण को किसी तरह से हानि या क्षति होने से बचाए, क्योंकि जब ये क्षति होगी, हानि होगी, तो वही देश उसका भुक्तभोगी नहीं होगा, बल्कि उसका इम्पैक्ट विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। और इसी चीज को ध्यान में रखकर यह कर्तव्य है राज्यों का कि वह जो है इससे संबंधित जो है
अवेयरनेस को लोगों को फैलाएं, उस लोगों को जागरूक करें, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की चर्चा की जाए, ताकि जो है हम अपने पर्यावरण को बचा के रखें। क्योंकि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का स्रोत है। जीवन हमारा जो है अपने इस पर्यावरण की वजह से ही हमारा जो मनुष्य का जीवन है, या सभी जीव जंतु या जितने भी सजीव जंतु हैं जिस पृथ्वी पर जो जीवन का अस्तित्व है, इसी पर्यावरण से है। तो अगर इस पर्यावरण को क्षति या हानि पहुंचती है तो सीधा सीधा हमारे जीवन जो है, लाइफ जो है, उस पर प्रभाव होता है, और एक तरह से कुछ समय पश्चात ये जो है वो समाप्त हो जाएगा, या वो जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, और वो ऐसा कंडीशन नहीं रहेगा कि यहाँ पे भी जीवन संभव हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, और लगभग 1960-1970 के दशक में कुछ चीज़ों पर तो चर्चा की गई थी, जैसे कि समुद्री प्रदूषण को लेकर चर्चा आई थी, जिसमें तेल का रिसाव वगैरह जो समुद्र में हुआ था तो उससे हुई थी। और उसके बाद 1970 में के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस ग्रह की प्राकृतिक जो पारिस्थितियां हैं उनको और मनुष्य के समाज पर पड़ने वाले विकास के प्रभाव पर जो है वो चिंता व्यक्त की थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय चिंताओं का एक प्रमुख जो है वो एक पैरवी या एक कंसेप्ट लाया गया। वो था टिकाऊ जो डिपेंड करता है टिकाऊ विकास पर। अब है कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण के क्षय से संबंधित जो सर्वप्रथम जो काम हुआ था, वो काम हुआ है 1972 में स्टॉकहोम जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है के एजेंडे में रखा गया था। और सम्मेलन के बाद सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, को स्थापित किया गया है, और जो एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय एजेंसी के रूप में कार्यरत है और वो काम कर रही है। और वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी अफ्रीका के जो मरुस्थलीय विस्तार हैं उसको घटाने के प्रयास को बढ़ाने के लिए सुडानो सहेलियन ऑफिस की भी स्थापना की। तथापि जो है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नियोजन एवं निर्णय है प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिंता को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। और कुल मिलाकर पर्यावरण का जो क्षय हो रहा है, उसकी हानि जो हो रही है, होना जारी रहा, और ये जारी रहा और लगातार जारी रहा। और अभी जैसे कि वैश्विक जो ताप है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ओजोन का क्षय है, जो इसका ओजोन लेयर में जो क्षय हो रहा है, उसमें क्षति पहुंच रही है, एवं जल प्रदूषण जैसी समस्याएं जो है वो गंभीर होती जा रही हैं। और दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का जो विकास है, पर प्राकृतिक संसाधनों का जो हम दिन प्रतिदिन दोहन उनका कर रहे हैं, तो जो उनका विनाश जो है, ये भी एक चिंता का विषय है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम होगा। तो ये भी एक ध्यान रखने की बात है। तो वर्ष 1980 में 1980 के दशक में पर्यावरणीय विषयों पर सदस्य राष्ट्रों, जितने भी UN के सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक उल्लेखनीय वार्ता जो है वो साक्षी रहा, जिसमें ओजोन परत को सुरक्षित रखने एवं विषैले उत्सर्जन की गति को नियंत्रित करने वाली संधियों का समावेश हुआ। और 1983 में महासभा द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने एक नए प्रकार की सूझबूझ जो है वो, और एक नए प्रकार का विकास की जरूरत को महसूस किया, और उसमें तत्कालिक जो है की भावना जो है वो इसको करने की भावना को जागृत करने का प्रयास किया, और ऐसे विकास करने की बात कही जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ी, मतलब जो अभी प्रेजेंट में तो विकास हो ही, लेकिन उस विकास में हमें अपने भावी पीढ़ियों को, आने वाले जनरेशन को भी के लिए भी हम अनुकूल वातावरण छोड़कर जाएं, पर्यावरण को छोड़ के जाएं, नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के जाएं,
ताकि उनका जीवन भी इस पृथ्वी पर हो। इस तरह के कंसेप्ट को लेके जो विकास की जो नीति बनाई गई या जिस विकास की योजना के बारे में बोला गया, उसका पर्पस यही था कि वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ साथ पर्यावरणीय जो संसाधनों को, जिन पर विकास जो है वो अवलंबित है, या को संरक्षित करना था। और महासभा ने उनको प्रस्तुत आयोग की 1987 में एक रिपोर्ट में टिकाऊ विकास की अवधारणा सामने रखी गई, और ऐसे टिकाऊ विकास अनियंत्रित आर्थिक वृद्धि पर आधारित विकास का एक वैकल्पिक तरीका ये होता। तो इस तरह से एक टिकाऊ विकास का जो है कंसेप्ट आया कि किस तरह से हम विकास तो करें, चूंकि विकास हमारी जरूरत है तो वो हम करेंगे, लेकिन वो विकास जो हो वो टिकाऊ हो। ऐसा नहीं कि हम आज विकास करके यूज कर लिए और हम अपने भावी पीढ़ी के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाए, उसका लाभ जो है हमारे आने वाले जनरेशन को ना मिले। तो विकास जो होगा वो ऐसा करना है कि जो टिकाऊ विकास हो। और आज पर्यावरण को समर्थन देने तथा टिकाऊ विकास की जरूरत जो है संयुक्त राष्ट्र कार्य के वस्तुतः सभी क्षेत्रों में आज महसूस की जा रही है। और 1972 में किए गए जो बुनियादी कार्य थे को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि नए कार्य की प्रणालियों की रचना की गई, उसके द्वारा की गई। और संयुक्त राष्ट्र एवं सरकारी या गैर सरकारी संगठनों ने वैज्ञानिक समुदाय और निजी क्षेत्र के बीच में एक गतिशील भागीदारी जो है पर्यावरणीय समस्या से संबंधित जो समस्याएं थी उनको लेके सभी देश जो है देश के लिए समान है, और ये ज्ञान जो है एवं जो ठोस कार्य को जन्म दे रही है। और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता है कि पर्यावरण को संरक्षित रखने की जरूरत का सभी आर्थिक सामाजिक विकास जो है वो गतिविधियों का अभिन्न अंग होना जरूरी है, अनभिज्ञ अंग है उसका। और जब तक पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक ये रेखाएं संरक्षित नहीं रखी जा सकती, और तब तक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लक्ष्य को कदापि जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात का वो महसूस किया गया। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ उसी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह सहमति हुई कि एजेंडा 21 जो आपको पढ़ना भी है कि एजेंडा 21 के लिए अधिकांश जो धन जो है प्रत्येक देश के सार्वजनिक जो एवं निजी जो क्षेत्र थे वहां से आएगा, और विकासशील देशों के टिकाऊ विकास पर अमल और वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रयासों के लिए धन के कुछ नए एवं अतिरिक्त साधन जो है अवश्य जो है वो समझे जाएंगे। तो इस तरह से जो एजेंडा 21 का कंसेप्ट लाया गया, और 1991 में के आरंभ में एवं 1994 में पुनर्गठित वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जिसको जेफ के नाम से हम जानते हैं, को इन निधियों को व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के बारे में दो बार इसको सौंपा गया कि वो इस पर काम करे। और 1994 में 34 राष्ट्रों ने जेफ पर काम किया, जो हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी था उस पर काम किया, और $2 अरब देने का वचन भी दिया गया। और 1998 में 36 कंट्रीज जो थे राष्ट्रों ने लगभग $2.75 करोड़ भी दिए। और जेफ जो है वो निधियां में जो प्राथमिक साधन है जिनके जरिए वैश्विक विविधताओं एवं मौसम परिवर्तन संधियों के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया गया। और जेफ जो परियोजना थी, जेफ परियोजना का मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यूएनडीपी जो था, यूएनईपी जो है, यूएनडीपी और यूएनईपी दोनों जो प्रोग्राम थे और विश्व बैंक को द्वारा संचालित थे, और ये जैविक विविधता को सुरक्षित रखती थी। और टिकाऊ विकास जो है उनका विकास जो था वो टिकाऊ विकास जो है वो उपयोगी है उसको मानती थी। और ये वैश्विक मौसम परिवर्तन पर ध्यान देती है तथा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षय को दूर करती है, और वे ओजोन परत जो छिन्न हो रहा था उसके
को छीन करने वाले जो तत्व थे उनको क्रमशः दूर करती है तथा भूमि क्षय की व्यापक समस्या के निराकरण के लिए को भी ऐसे कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता थी, जरूरत थी। और जेफ इस समय 140 विकासशील जो राष्ट्र हैं एवं राष्ट्र जो संक्रमण से गुजरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में लगभग 700 परियोजनाएं को वित्तीय सहायता दे रही है और इनमें से $3 अरब जो है का आवंटन जो है वो किया जा चुका है तथा प्राप्त जो करता है सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास जो सहायता है उसको दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां, निजी उद्योग तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ सह वित्तीय व्यवस्था द्वारा $8 अरब जो है इसके लिए एकत्रित किया गया और ये जो है काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो पर्यावरण जो है एक वैश्विक समस्या है, वैश्विक मुद्दा है। इस पर्यावरण का क्षय जो है वह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके लिए सभी देश को संगठित होकर एक साथ काम करने की आवश्यकता है और हमें यह निश्चय करना होगा कि हमें अपने राष्ट्र के, अपने देश के जो पर्यावरण है उसकी हर हालत में रक्षा करनी है। टिकाऊ विकास के कंसेप्ट को देखना है, जैविक विविधता और इससे संबंधित जितने भी प्रोग्राम बनाए गए हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि क्योंकि जागरूकता की कमी और अज्ञान के कारण भी पर्यावरण का क्षय हो रहा है। तो ये अवेयर अगर लोग होंगे तो जो पर्यावरण का जो क्षय में कमी को देखा जा सकता है और उसको सुधार करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद हम समझेंगे कि जो पर्यावरण है हमारा, तो पर्यावरण क्या है आखिर। पर्यावरण जो वर्ड हम लोग बोल रहे हैं या इस पर इतने सारे सम्मेलन हैं वो क्या है। तो पर्यावरण शब्द जो है जिसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वायरर जो वर्ड है शब्द से बना है और जिसका अभिप्राय है कि समस्त पारिस्थितिकी अथवा जो परिवृत्ति से होता है और इसके अंतर्गत सभी स्थितियां, परिस्थितियां, दशाएं तथा प्रभाव जो कि जैव अथवा जैविक समूह पर प्रभाव डालते हैं सम्मिलित होते हैं। उसके बाद पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव को चारों ओर से एक तरह से घेरे हुए है, सुरक्षा प्रदान करती है और उसके जीवन और क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। ये परिस्थितिकी या ये पर्यावरण या ये परिवृत्ति जिसको हम कहते हैं प्रभाव डालती है और इस परिवृत्ति अथवा परिस्थिति में मनुष्य से बाहर के तथ्य, वस्तुएं एवं दशाएं सम्मिलित होती हैं और इस परिवृत्ति अथवा परिस्थिति में मनुष्य से बाहर के तथ्य, वस्तुएं और तथा दशाएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं जिनकी क्रियाएं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण बहुत सारे विद्वानों के द्वारा पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। तो पर्यावरण की जो परिभाषा है उसको हम पहले देखते हैं और इसमें जो पहले विचारक है फिटिंग, उन्होंने क्या कहा है, पर्यावरण को किस ढंग से परिभाषित किया है इसको हम जानते हैं। तो फिटिंग के अनुसार शब्दों में जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग ही पर्यावरण है। दूसरे जो विचारक हैं टास्ले ने कहा है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिससे मानव जीव जिसमें जीव जो है रहते हैं वो वातावरण कहलाता है या पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद विचारक हैं हर्शकोविट्ज, एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद एक और विचारक है, उन्होंने बताया है टी.एन. खुशी, इन्होंने कहा है इनके शब्दों में उन सब दशाओं का योग जो जीवधारियों के जीवन और विकास से प्रभावित होता है या उसको प्रभावित करता है वही पर्यावरण है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण गुणवत्ता समिति के अनुसार मनुष्यों की कुल पर्यावरण संबंधी प्रणाली में न केवल जीवमंडल बायोस्फीयर शामिल है बल्कि उनके प्रकृति तथा मानव निर्मित परिवेश के साथ उनकी अंतःक्रिया भी शामिल होती हैं। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका
के अनुसार पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण जीव भौतिक और दैविक भौतिक और जैविक दोनों पर कार्य करते हैं। बाह्य प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र अर्थात अन्य जीव व्यक्ति की प्रतिवेशी प्रक्रियाओं पर प्रकृति का बल है। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के द्वारा कहा गया है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 क्लॉज क के अंतर्गत कहा गया है कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और अंतः संबंध शामिल हैं, जो जल, वायु, भूमि और मानव जीव जो भी हैं, अन्य सभी जीवित प्राणियों जैसे कि पौधे, सूक्ष्म जीवों आदि सभी की सम्मिलित या संपत्ति जो है के मध्य विद्यमान होती है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। मैकाइवर ने कहा है पर्यावरण को परिभाषित करते हुए कि पृथ्वी की धरातल और उसकी सारी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज पदार्थ, पौधे, पशु तथा संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह से पार्क एक विचारक है, उन्होंने कहा है पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान की आवृत्ति करती है। इस तरह हम देखते हैं कि पर्यावरण जो है एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। पर्यावरण का मतलब एक ऐसा आवरण जिसमें व्यक्ति का जीवन संभव है, जो बहुत सी चीजों से मिलकर बनती है। जल, वायु, हवा, पानी सब कुछ का समावेश होता है और एक ऐसा आवरण होता है पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी को इस अनुकूल बनाती है कि इस पर जीवन संभव हो सके, जीव जंतु या प्राणी जो है वो इस पर रह सके, इस लायक ऐसा वातावरण को क्रिएट करना होता है। अब हम देखते हैं कि जो पर्यावरण है इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्वायरमेंट की। तो इसकी पर्यावरण की जो परिभाषाएं हमने ऊपर में पढ़ी, उसके आधार पर इसकी कुछ विशेषताओं को बतलाया गया है, जिसमें जो इसकी पहली विशेषता पर्यावरण की बताई गई है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण भौतिक तथा जैविक तत्वों का समूह है। पहला पर्यावरण क्या है? जैविक तथा भौतिक तत्वों का समूह है। दूसरा, पर्यावरण में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर जो है वो होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तीसरा जो है पर्यावरण जो है में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। चौथा है पर्यावरण का प्रभाव सभी प्राणियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है या उनके पर इसका असर देखने को मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता समझ में आती है कि पर्यावरण क्या है? संसाधनों का भंडार है। और अगली जो इसकी विशेषता है वह है कि पर्यावरण जीवधारियों का निवास स्थान है या निवास क्षेत्र है, हैबिटेट है इसका। और नेक्स्ट जो पर्यावरण के भौतिक तत्व अपार शक्ति के भंडार हैं। इसके जो भौतिक तत्व हैं उसमें अपार शक्तियों का भंडार है। और उसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो है कि पर्यावरण स्वयं पूर्ति तथा स्वनियंत्रित प्रणाली पर आधारित होती है। और मतलब वो जो है स्वयं ही उसमें जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं और वो संचालित होती रहती हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है कि पर्यावरण में पारस्परिक एकता पाई जाती है। नेक्स्ट, पर्यावरण में विविध भौतिक प्रक्रियाएं क्रियाशील रहती हैं। तो ये हमने जो परिभाषाएं देखी, उस परिभाषाओं के आधार पर इसमें कुछ जो विशेषताएं होती हैं उसकी चर्चा हमने की। अब हम देखते हैं कि जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है और प्रदूषण के कारण भी हम होते हैं और उनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है या पर्यावरण पे पड़ता है। जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं उस पर पड़ता है। तो ये प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि पर्यावरण जब हम पढ़ते हैं और इसके क्षय की बात करते हैं तो प्रदूषण का नाम आता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, जो पॉल्यूशन है इसका अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थ में प्रदूषण को पर्यावरण के ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवित और अजीवित के स्वास्थ्य के प्रति संभावित संकट को उत्पन्न करते हैं। जो भी जीवित चीजें हैं
या जो भी जो अजीवित या जीवित कोई भी जो चीजें हैं उसको प्रभावित करती हैं तो वो प्रभावित करती हैं और उनके जीवन के लिए या उसके अस्तित्व के लिए संकट की स्थिति पैदा कर देती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पर्यावरण में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक निश्चित संघटक है, और जब बाह्य पदार्थ उसमें पुनः स्थापित किया जाता है या उसके संघटकों के अनुपात को जो उपरांतरित किया जाता है, घटाया या बढ़ाया जाता है, तब वह पदार्थ जो है अपनी मूल प्रकृति को और गुणवत्ता को खो देती है और उसमें मिलावट आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है उसकी ओरिजिनलिटी में, जो उसका मूल स्वरूप होता है। तो ये जो उसकी गुणवत्ता खो जाती है, तब पदार्थ के मूल संघटक का तात्पर्य निश्चित प्रयोजन को पूरा करना है, क्योंकि जो परिवर्तित संघटक जो हैं उस प्रयोजन का पूरा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, वस्तु जो है वो वस्तु या वो पदार्थ जो है प्रदूषित कहलाती है, और उस पदार्थ को प्रदूषित करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। मतलब जो कोई भी जो चीज यहाँ है, जैसे वायु जो जिस रूप में यहाँ होना चाहिए, उस वायु में अगर कोई मिलावट आ जाती है जो उसकी संरचना को बिगाड़ देती है, तो ये जो बिगाड़ देती है वही प्रदूषण होता है। ठीक है, उसका मूल रूप जो है उसमें चेंजिंग या उसको बदल देती है स्वरूप को, और जो उसका गुण होता है उसको नष्ट कर देती है। तो उसका क्या होगा, उसका विपरीत असर पड़ने लगता है। तो इसमें जो मिलावट होती है उसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति के अनुसार प्रदूषण हमारे आसपास की प्रतिकूल परिवर्तन है, जिसका ऊर्जा प्रतिमान, विकिरण स्तर, रासायनिक तथा भौतिक संघटक और जैविकों की प्रचुरता में परिवर्तन का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारा तरह के प्रदूषण होते हैं। अगर प्रदूषण का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें, तो बहुत तरह के प्रदूषण होते हैं। एक तो होते हैं कि प्राकृतिक प्रदूषण, नेचुरल जो होते हैं पॉल्यूशन, और दूसरा होता है कृत्रिम प्रदूषण। तो प्राकृतिक प्रदूषण क्या होता है, तो प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत जो है 4 प्रकार के प्रदूषण आते हैं, जिसमें भूकंप, अर्थक्वेक्स, बाढ़, फ्लड्स, सूखा, ड्रॉट्स जो होता है, ड्रॉट्स वो, और उसके बाद चक्रवात, साइक्लोन वगैरह जो आता है वो सब, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रदूषण का कारण होती है या उसको बढ़ाती है। दूसरा जो आता होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल पॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, तो कृत्रिम पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, उसमें मनुष्यों के क्रियाकलापों पर आधारित होती है। और कृत्रिम पॉल्यूशन जो है या आर्टिफिशियल पॉल्यूशन जो है, वो उसके स्रोत सभी मानवीय क्रियाकलाप उसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे वो औद्योगिक हो या किसी अन्य प्रकार के हों। और इसके स्वरूप जो है पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रतिफल हैं, उनका स्वरूप जो है वो उत्पन्न होता है। और इसमें हम देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के जो बहुत सारे जो कारण हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जैसा मैंने शुरू में ही चर्चा की कि पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और उनका वो एक आवरण जो है, जब उसमें कमी होने लगती है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। लेकिन जब पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वो क्या है, तो प्राचीन काल में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों से करता था। और वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में की भांति प्रदूषण जैसी समस्या जो है वो उत्पन्न पहले नहीं थी, क्योंकि हम नेचुरल चीजों का उपयोग ज्यादा करते थे। और इस प्रकार क्या था, इसका कारण यह था कि प्राकृतिक स्वयं मानव जनित जो कमी थी उसको पूरा करने में सक्षम थी। परंतु वर्तमान में मानव की जो महत्वाकांक्षाएं हैं इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उनको पूरा करने के लिए जो प्राकृतिक तत्व हैं उनकी अनुकूलतम जो सीमा से अधिक उसका विदोहन होने लगा है। और इसको करने के साथ साथ हमने क्या किया है, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जो नेचर जो था, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, जीवन जब दे सकती है तो सब कुछ देती है, लेकिन हमारी जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो वो
हम जो है उसके दोहन के लिए जो अधिक दोहन कर देते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, तो उससे जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है और प्रकृति को क्षति पहुंचने लगती है और इसे वह स्वयं पूरा करने में असमर्थ नहीं हो पाती। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं और पर्यावरण प्रदूषण के लिए पश्चिमी औद्योगिक देश जो हैं अधिक जिम्मेवार हैं, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ है और इन प्रदूषण के कारण न केवल मानव बल्कि संपूर्ण जैव जगत के समक्ष जो है उनके अस्तित्व का जो खतरा है वो मंडरा रहा है या है। तो इस तरह से जो पर्यावरण जो प्रदूषण मतलब जो जीवन रक्षक जो हमारा लेयर है पर्यावरण है, उसमें किसी न किसी तरह की हानि जो है हम कर रहे हैं। अपने महत्वाकांक्षा के लिए जरूरत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसका सही बैलेंस वे में उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण जो है वो उसकी कमी हो गई है, उस जरूरत को डायरेक्टली या खुद से पूरा नहीं कर पाती। तो इसके कारण जो है जो प्रदूषण है इसकी समस्याएं जो है वो पैदा होती हैं। और इस तरह से नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल ने पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अवशिष्ट उत्पादकों के स्वरूप में पदार्थ एवं ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। और इस तरह से जो एक और वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने भी इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि वस्तुओं के उत्पादक एवं उपभोग के प्रत्येक चरण में अवशिष्ट पदार्थों का जनन होता है और ये अवशिष्ट पदार्थ उस समय प्रदूषक या पर्यावरणीय समस्या होते हैं जबकि उनका वायुमंडलीय, महासागरीय या पार्थिव जो पर्यावरण पर हानि पड़ता है। और इस तरह से लॉर्ड केनेट ने भी इसको परिभाषित किया है पर्यावरण प्रदूषण को। और पर्यावरण के परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जाओं की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य चाहे अनचाहे में उत्पादित किए हों, जिनके उत्पादन का उद्देश्य समाप्त हो गया हो और जो अचानक बच निकले हों या मनुष्य के स्वास्थ्य पर अकथनीय हानिकारक प्रभाव जो है वो पड़ता हो। तो इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को उसको डिफाइन किया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति जो है उसने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव की क्रियाओं के उत्पादन द्वारा ऊर्जा प्रतिरूप विकिरण स्तरों, भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा जीवों की बहुलता में किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण आसपास पर्यावरण अवांछनीय एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को ही हम लोग जो है वो प्रदूषण कहते हैं। और 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति विज्ञान अकादमी ने प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रदूषण जल, वायु, भूमि तथा भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों के में होने वाले कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है जिससे कि मानव और अन्य जीव औद्योगिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक तत्वों तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या होने की संभावना हो। प्रदूषण में वृद्धि का कारण मनुष्य द्वारा वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद फेंक देने की प्रवृत्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवश्यकताओं में वृद्धि है। तो इस तरह से इसको इन्होंने परिभाषित किया है। और उसके बाद 1972 में डिक्सन ने प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रदूषण के अंतर्गत मनुष्य एवं उसके पालतू मवेशियों के उत्पन्न समस्त ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों एवं परिणामों को शामिल किया जाता है जो मनुष्य को अपने पर्यावरण से आनंद एवं पूर्ण लाभ प्राप्त करने की क्षमता को कम करते हैं। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मानव पर्यावरण सम्मेलन में प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रदूषक वो पदार्थ होते हैं जो अनुचित स्थान पर अनुचित समय में अनुचित मात्रा में मानव द्वारा विसर्जित किए जाते हैं, जिसके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य और उससे संसाधनों को हानि पहुंचती है। प्रदूषण मानव की वांछित गतिविधियों का अवांछित प्रभाव है।
तो इस तरह से इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया है। और 1975 में जो दासमान एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि प्रदूषण को परिभाषित करते हुए बताया है कि उस दशा या स्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मानव द्वारा पर्यावरण के विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जाओं को इतनी अधिक मात्रा में संचय हो जाता है कि वे परितंत्र द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाता है। तो ये इसको परिभाषित करते हुए इन्होंने दासमान ने इसको परिभाषित किया है। और इस तरह से उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पर्यावरण में प्रदूषण मानव कार्यों द्वारा उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण में अवशिष्ट पदार्थों से हानि उत्पन्न होती है और जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण जैव जगत पर पड़ता है। और यह प्रदूषण फैलाने वाले तत्व मलमूत्र, धुआं, जो गंदे चीज हैं, धूल, सीवर, जल कचरा, विषाक्त गैसों और रसायनों का मतलब उत्सर्जित होना ठोस पदार्थों द्वारा के अन्य रूपों में यह पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो पर्यावरण के प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जिसे कि हवा में प्रदूषण होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जल प्रदूषण है, उसके बाद है भूमि प्रदूषण है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद अगर हम देखें अगर ध्वनि प्रदूषण के बाद तो ऐसे बहुत सारे प्रदूषण हैं, जैसे कि भूमि है, उसके बाद रासायनिक है। रासायनिक जो हमारे प्रदूषण है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषैले जो रसायन हैं उनके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, गैस जो धुआं निकलता है उससे समुद्री प्रदूषण, समुद्रों में रहने वाले जीव जंतु जिससे प्रभावित होते हैं, जैविक प्रदूषण और इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। और इस तरह से देखें तो बहुत तरह के प्रकार जो हैं वो आपके इसको प्रदूषण के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रदूषण के, और बहुत अलग अलग माध्यमों से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होते रहता है। अब हम देखते हैं कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उनके कारक क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो इनका क्यों होता है प्रदूषण, मतलब इसके कारण क्या हैं। तो इसके कारण में जो सबसे पहला कारण बताया गया है वो बताया गया है वनों का कटाव। मतलब जो वृक्ष को हम काट के अपने जरूरतों की चीजों को बना लेते हैं तो उनका कटाव जो है उसका प्रभाव जो है मानव जीवन पे पड़ता है, क्योंकि वन हमें ऑक्सीजन देती है और उनकी जो सही बैलेंस वे में हमारी पॉपुलेशन के अनुसार उतने वन नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये काम कौन करता है, वन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। और अगर पेड़ पौधे की कमी हो जाएगी तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो पूरा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जाएगा और उसके कारण से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा और जो उसमें जीवन को अच्छा बनाए रखने की जो एक परिस्थिति है वो जो है वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है। तो वन का कटाव जो है वो पहला कारण है प्रदूषण को बढ़ाने का। और इसमें मानव अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे कि प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है और इसका प्रभाव प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ रहा है। कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं पर्याप्त वर्षा नहीं होती और अनेक बीमारियों का प्रकोप भी इसकी वजह से होता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है औद्योगिकरण का बढ़ना। जो विश्व में आज प्रत्येक देश क्या है, औद्योगिकीकरण का विकास जो है वो तेजी से सभी देशों में हो रहा है और जिसके कारण अनेक कल कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियां आदि जो है वो लगाई जा रही हैं और जिनसे निकलने वाला धुआं और अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं और इससे भी हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है वाहनों का विकास। जो विश्व में वाहनों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन वाहनों से निकलने वाले जो मोनोऑक्साइड हैं और जो शोर पर्यावरण है, साउंड पॉल्यूशन है, उससे भी हमारा जो पर्यावरण है प्रभावित होता है और यह भी पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उसके बाद है आयुध सामग्री का प्रयोग। मतलब आजकल बहुत अधिक जो है नाशवान और विध्वंसकारी
आयुध सामग्री का निर्माण किया जा रहा है और उनको अंतिम रूप देने से पहले जो है वो उनकी टेस्टिंग की जाती है और जिसका दुष्प्रभाव जो है पर्यावरण पर पड़ता है। उसके बाद रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। आज रसायन जो है वो प्रयोग बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो जो जैविक जो खाद है उसकी जगह पर हम लोग रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। और ये सभी चीज़ जो है जो जिस खेत में जिस भूमि में डाले जाते हैं तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो भोज्य के लिए जो खाने के लिए जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनमें भी उनका असर जाता है और इसके कारण अनेक तरह की बीमारियां जो आज लोगों को हो रही हैं, या उत्पादकता बढ़ाने के लिए तरह तरह के एंजाइम्स, तरह तरह के जो उनको रसायनों का प्रयोग होता है, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि उसका इफेक्ट जो है उन चीज़ों में भी पड़ता है। और जब हम उन चीज़ों को खाते हैं, रासायनिक चीज़ों से उत्पन्न हुए वस्तुओं का जब हम उपभोग करते हैं तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है और तरह तरह से हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका असर उस पर भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है कि नदियों में अपशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना। तो जब कल कारखाने लगते हैं या जितने भी सीवरेज हैं, शहरों के गंदे नाले के जितने भी कचड़े हैं, मलमूत्र रसायन हैं तथा या अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, तो उनको कहाँ बहाया जाता है? उनको नदियों नालों में बहा दिया जाता है और नालों में बहाने के वजह से वो जाके फिर नदी में मिल जाती हैं और इस तरह से जो जलीय स्रोत हमारा है वो क्या होता है? प्रभावित होता है और वो एक प्रदूषित हो जाता है। और वैसे जल को अगर हम सिंचाई के भी यूज करेंगे तो उसका असर खाद्य पदार्थों पे पड़ेगा। अगर वैसे जल का यूज हम पीने के लिए करेंगे तो जल स्रोत के नीचे वो चले जाते हैं और वो उसको जब हम उपयोग पीने के लिए लाते हैं तो भी वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव जो है देखने को मिलता है। इसके बाद है रेडियोधर्मिता। तो परमाणु कार्यक्रम जितने भी अभी सभी देश चाहते हैं, परमाणु संपन्न देश होना चाहते हैं और उससे संबंधित जो परीक्षण है वो करते हैं। और परमाणु कार्यक्रम में जो विकिरण निकलता है, क्योंकि जब इस तरह के जो उपयोग हैं इसको किया जाता है रेडियोधर्मिता चीज़ों की, अल्ट्रा रेज की या जो भी इफेक्टेड रेज हैं उनके थ्रू जब इमिशन कराया जाता है और उसके तहत जो परमाणु वगैरह जो बनाए जाते हैं बम बारूद, तो उसमें के कारण से भी जो है रेडिएशन जो निकलता है उस रेडिएशन का प्रभाव जो है इन्वायरमेंट पर पड़ता है और मानव को एक तरह से प्रभावित करता है और रेडियोधर्मिता का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है और परमाणु दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें लाखों हजारों जीव जंतु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत सारा जो काम है, पर्यावरण का जो कार्य होता है, पर्यावरण से संबंधित जो ये काम किए जाते हैं, तो उसमें उसका उस पर्यावरण को प्रदूषित करने के ये सभी कारण जो है वो हो सकते हैं या होते हैं और इसके तहत जो है पर्यावरण जो है हमारा प्रदूषित होता है। तो इस तरह से हम देखें तो पर्यावरण, हमने इस क्लास में समझा कि पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या हैं, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण को परिभाषित किया। उसके बाद हमने देखा कि पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषित करने के कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कॉजेस उसके कौन कौन से हैं। हम जो है अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं और जो सुरक्षा, जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो प्रयास किया गया है, भारत के द्वारा क्या किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा क्या किया गया है, और इसी के अंतर्गत जो है एजेंडा 21 की हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है कोपेनहेगन पीरियड के समय तक जो इन्वायरमेंट को प्रदूषण से बचाने के लिए या पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके उसको खत्म करने के लिए जो समझौते हुए, जो सम्मेलन हुए, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये सब चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको
इससे संबंधित जो है भारत द्वारा किए गए प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और एजेंडा 21 की चर्चा हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हमने पर्यावरण जो समस्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, इसको समझने का कोशिश किया कि ये इश्यूज क्या हो सकते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण आखिर क्या है उसको डिफाइन हमने किया, प्रदूषण को हमने डिफाइन किया कि क्या है। अब इसके बाद हम इससे संबंधित जो इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, इससे संबंधित जो विषय पे चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।